वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई से वे टू सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं अमर कुमार आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हालांकि प्रिंस सर डीएनए लेते हैं डेली। आज वो किसी कारणवश डीएनए नहीं ले पा रहे, जिस कारण मैं इस डीएनए को आज जारी रखूंगा। आज है 20 मई और आज का डीएनए में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई उसे देखने से पहले चलिए, जो भी संबंधित क्यूरी है, जो भी समस्याएँ हों, दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सारी क्यूरी समस्याओं को का समाधान ढूंढ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी पेड ग्रुप सीरीज चलाई जाती है, जो भी टेस्ट चलाए जाते हैं, फिर जो भी क्लासेस अवेलेबल कराई जाती है, उससे जुड़कर आप सभी चीज़ें सारगर्भित और संक्षिप्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म में जहां आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक ग्रुप पर। तो चलिए, समय न बर्बाद करते हुए, आज हालांकि बहुत लेट हो गया डीएनए अपलोड करने में, चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं आज क्या शामिल किया गया है। डाटा सर्विलांस एंड प्राइवेसी के संबंध में कुछ निगरानी तंत्र के संबंध में कुछ आज चर्चा रही पिछले कुछ दिनों के तहत। ये वैसे हालांकि इस पर बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, पर इसमें सरकार के द्वारा कुछ नए निर्णय लिए गए हैं, उसे देखते हैं। क्या इसमें कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए, उसे भी देख लेंगे, क्योंकि ये पीटी प्लस मेंस दोनों के संदर्भ में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो जब भी इस पर चर्चा रहती है, इससे एग्ज़ाम कभी उस दौरान जब भी उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, उसमें प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रजिस्टर सामाजिक जो रजिस्ट्री है, नेशनल सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार सभी नागरिकों की विस्तृत जानकारी रखने या बनाने या उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर सकती है। इसके संबंध में कार्य कर रही है। दिसंबर 2019 में पेश किया गया व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा हेतु डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 भारत सरकार द्वारा पहला कानूनी ढांचा ये था। तो देखते हैं सबसे पहले जो डाटा संरक्षण के संबंध में जो सबसे पहला जो भी निर्णय है, उसके संबंध में जो भी रूपरेखा और जो भी रणनीति बनानी थी, ये इस अधिनियम के तहत ही बनाया गया। उससे पूर्व बातें होती थी, हाँ डाटा संरक्षण करनी चाहिए, वो किस रूप में होनी चाहिए, इसके संबंध में विधिवत नियम इस अधिनियम के तहत बनाया गया। यह अधिनियम श्री कृष्णा समिति के सिफारिश पर लाई गई थी। जो ये डाटा संरक्षण अधिनियम है, इनके सिफारिश पर लाई गई थी। कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अन्य आपात स्थितियों का हवाला देते हुए सरकार किसी भी राज्य एजेंसियों को इस अधिनियम के दायरे में छूट दे सकती है। तो यहाँ पर डाटा संरक्षण के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई थी कि यहाँ पर राज्य एजेंसियों को इस अधिनियम के तहत छूट का विशेष प्रावधान दिया गया है। अब नया विवाद क्या उठा है जो डाटा संरक्षण के संबंध में, ये आरोग्य सेतु जो कोविड-19 के संबंध में जो बनाया गया था, लाइव ट्रैकिंग डिवाइस जो था, आप लोग ऐप बहुत से लोगों ने भी डाउनलोड भी किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे ब्लूटूथ से संबंधित जो भी चीज़ें थी वहाँ पर एक्टिव होता था, ऑटो एक्टिव मोड था। जब ये ऐप डाउनलोड होगा तो आपके ब्लूटूथ जो आपका डिवाइस है वो एक्टिव हो जाता था, जिसके बाद आपका लाइव एनालिसिस वो करता था आपके उसके संबंध में जो भी विस्तृत आरोग्य सेतु के संबंध में जो भी आपको वहाँ सेवा प्रोवाइड की थी, उसके संबंध में जानकारी लेते। तो इस संबंध में कुछ डाटा के संबंध में कुछ बातें आई। जैसे पहला क्या था, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर विशेषज्ञों ने निजता संबंधी चिंता जाहिर की। वो निजता क्या था कि आपके परमिशन के बिना, जब आप एक बार परमिशन दे देते हैं तो ऑटोमेटिक जब भी आप इसे ऑन करते थे, आपका ब्लूटूथ ऑन इसको रखना पड़ता था। तो डाटा के संबंध में कुछ संबंधित कुछ विशेषज्ञों ने निजता संबंधी कुछ चिंता जाहिर की। हालांकि केंद्र सरकार के अनुसार किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुरक्षित करने हेतु लोगों का डेटा उनके फ़ोन में लोकल स्टोरेज जो होता है में सुरक्षित रखा जाएगा, और तथा इसका प्रयोग तभी होगा जब उपयोगकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जिसकी कोविड-19 की जांच पॉजिटिव या सकारात्मक रहेगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा यह लगाया गया, यह चिंता व्यक्त किया गया, कहिए तो एक प्रकार चिंता व्यक्त किया गया। अगर एक व्यक्ति अगर उसके संबंधित डाटा अगर संरक्षित कर रही है, यहाँ पर केंद्र सरकार एक डाटा संरक्षित कर रही है, इनके मोबाइल से यहाँ पर डाटा जा रहा है, और यहाँ पे व्यक्ति समूह हैं,
उनका भी डाटा जा रहा है। तो उनका कहने का अर्थ है कि सरकार इस व्यक्ति के जो भी निजता संबंधी डाटा होंगे वो यहाँ संरक्षित कर रही है, इन लोगों की संरक्षित कर रही है। तो दोनों को इसके संबंध में सरकार इसके संबंध में कुछ और भी कार्य गतिविधि कर सकती है। और जो भी सरकार का पर हालांकि ये मानना था कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो ही इससे संबंधित जो भी बातें होंगी, मान लीजिए 2 व्यक्ति से वो मिलता है तो इसके डाटा के संबंध में आकलन किया जाएगा दोनों को मैच करके, अन्यथा ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि ये मुद्दा है, अगर सोचने की बात की जाए तो बहुत सी बातें सोची जा सकती है, अगर नहीं सोचा जाए तो कुछ भी नहीं सोचा जा सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कोविड को समाप्त करने के लिए हमारे सरकार या व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा रहा प्रयास। अगर अभी आप इस संबंधी बातों पर अगर चिंता व्यक्त करते हैं तो बहुत सी चिंता के रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वो सब तो ठीक है, एक जगह आपकी डेटा संरक्षण के संबंध में बातें होनी चाहिए, पर सरकार के पास विकल्प भी क्या है ये भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अभी विश्व के सभी सरकारों के पास विकल्प क्या है, तो वो मुद्दे अलग हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का पक्ष क्या है, ये क्या देखते हैं, क्या बोला जाता है, क्या बोल रहे हैं ये कुछ दिनों से। क्या डेटा एकत्र किया जाएगा, इसे कब तक संग्रहित किया जाएगा, इसका उपयोग किन कार्यों के लिए में किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो ये चिंता का एक विषय माना गया है। सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही है कि हालात सुधरने के बाद डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए एकत्र किए गए जा रहे डेटा के प्रयोग में लाए जाने से निजता के अधिकार का हनन होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन होगा, जिसमें निजता के अधिकार के संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो इनका कहना ये है, इस दौरान कोविड के संबंध में जो आरोग्य सेतु बनाया गया उससे जो डाटा एकत्रित किया जा रहा है उसको कब तक किस रूप में और समाप्ति के बाद, कोविड के समाप्ति के बाद इसका क्या किया जाएगा। तो और अगर ये हो रहा है तो प्रोसेस में अगर ऐसा किया जा रहा है तो सरकार इसके संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं दे रही है। डाटा को नष्ट करने के बाद क्या वो स्थिति स्टैंड लेगी ये भी नहीं बता रही है। अगर ऐसा होता है तो इनका चिंता के विशेषज्ञों का ये चिंता है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो ये संवैधानिक अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट भी साथ में निजता को माना है आर्टिकल 21 के तहत, तो ये उसका विरोध करता है। तो ये विवाद के मुद्दे हैं, ये बने रहेंगे, इसको उभारने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार के कुछ दिशा निर्देश भी, गाइडलाइंस भी पहले दी गई, बाद में भी दी जाएगी, उससे बाद में देखा जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक आपको राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्टर की चर्चा हुई, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं क्या है, क्योंकि यूपीएससी प्रश्न आपको पूछते किस है या पीसीएस किस रूप में प्रश्न पूछता है, आपको इसी रूप में पूछता है। अगर कोई चर्चा है, टॉपिक कोई चर्चा है, उसका करंट टॉपिक प्लस उसका बेसिक जो टॉपिक होता है उसके बारे में, तो इसी को डीएनए में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय रजिस्टर जो सामाजिक रजिस्टर है, राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री जो है, देखते हैं क्या है। आधार से जुड़ा एक डेटाबेस या एकत्रित डेटाबेस है। ये क्या से होगा, आधार से कनेक्टेड एक डेटाबेस है। तो इस संबंध में ये चीज़ें देखी जाती है। इसमें प्रत्येक नागरिक धर्म, जाति, आय, संपत्ति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, फिर रोजगार, विकलांगता और पारिवारिक स्थिति विवरण होंगे जिनको आधार संख्या के उपयोग करके तैयार किया जाएगा। यह वास्तविक समय में स्वतः अद्यतन यानी रियल टाइम अपडेट होता जाएगा यह। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एटालियन जल विद्युत परियोजना का विरोध किया जा रहा है। क्यों विरोध किया जा रहा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है ये परियोजना, ये भी देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ये क्या चीज़ें किस रूप से प्रभावित करेगी इसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट का एटालियन जलवायु परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण खोज कार्यकर्ता जो इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो परियोजना की रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एटालियन जलवायु परियोजना को मंजूरी देते वक्त वन संरक्षण और संबंधित जो भी कानूनी सिद्धांत होते हैं या मान्यताएं होती है, जो भी प्रोसेस होता है, इसकी अनदेखी की गई, ऐसा मानना इन लोगों का है। इस तरह किसी भी परियोजना
की मंजूरी देने से पर्यावरण, वन जीवों, मनुष्यों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ इस प्रभाव की क्षतिपूर्ति कभी नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में ये जो विरोध करता है उनका ये मानना है, इसलिए ये परियोजना को समाप्त किया जाए। इस परियोजना में कुल 18 गांव के निवासी प्रभावित होंगे। इसके तहत 2,70,000 पेड़ों की कटाई का औसत अनुमान लगाया गया है। इतने पेड़ों की कटाई की जाएगी और विश्व स्तर पर लुप्त प्राय 6 स्तनधारी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में पक्षियों की 680 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो भारत में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों का जो उसका लगभग 56% है। केवल इस क्षेत्र में 18 गांव जो अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में पक्षियों को 680 प्रजाति पाई जाती है, जो भारत में पाई जाने कुल पक्षियों की प्रजातियों का 56%। तो ये कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा, आप इसी से आकलन जैव विविधता के संबंध में कितना महत्वपूर्ण होगा इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण जो विद है के द्वारा स्थानीय निवासियों का मत है कि परियोजना की वजह से विकृत परिस्थितियों को कृत्रिम वृक्षारोपण की सहायता से यथास्थिति में नहीं लाया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से जो जंगल हैं उसको कृत्रिम रूप से कभी नहीं बनाया जा सकता है, इनका मानना है। इसके बहुत से परिणामों में विषम जो संभावनाएं देखी गई है, जिससे वातावरण को प्रदूषित किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये असम जो अरुणाचल क्षेत्र है, इसमें कोई भी प्राकृतिक जो बनावट है उसमें छेड़छाड़ की बात नहीं चाहते हैं यहाँ के निवासी, इसी के लिए विरोध हो रहा है। साथ ही साथ ईडू मिसमी समुदाय के लोग चारागाह भूमि, वनों और वन जीवों से के होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित है। तो इससे संबंध में ईडू के संबंध में क्या है, यह हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है। वस्त्र के संबंध में, टेक्सटाइल के संबंध में ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसीलिए देख लीजिएगा। अब पूरक जो वनकीकरण है, इसको क्या कहा जाता है, क्या ये देख लेते हैं। इसका आशय क्या है, आधुनिकीकरण के और विकास के लिए काटे गए वनों के स्थान पर नए वनों को लगाने से, अर्थात उद्योगों द्वारा वनों के नुकसान के पूर्ति होता है, वैकल्पिक भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। अब तीसरा टॉपिक है फेक न्यूज़ के संबंध में, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हमेशा चर्चा में रहता है। ये पॉलिटी के टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फेक न्यूज़। तो इसको कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कैसे सरकार के समझ क्या क्या चुनौतियां हैं, साथ ही साथ व्यक्ति विशेष का क्या दायित्व है इस संबंध में, इस सब की चर्चा हालिया दिनों में, क्योंकि कोविड में देखा गया है, कोविड जो C-19 है उसमें बहुत से फेक न्यूज़ चलाए गए और उसके पहले भी बहुत से फेक न्यूज़ चलाए जाए, पर इस दौरान बहुत से फेक न्यूज़ ऐसे देखे गए जिसका तथ्य को आधार न मानते हुए लोगों में फेक न्यूज़ का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इसी के संदर्भ में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने फेक न्यूज़ और वीडियो की पहचान करने के लिए कानून परिवर्तन एजेंसियों की सहायता हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कौन किया है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD ने। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। डिजिटल युग में फेक न्यूज़ या येलो जर्नलिज्म, तो देखिए एक नया टर्म आया येलो जर्नलिज्म, किसके लिए जोड़ा जाता है, ये फेक न्यूज़ के लिए जोड़ा जाता है, इससे संबंधित किया जाता है। तो आपको प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, देखिए येलो जर्नलिज्म। फिर फेक न्यूज़ किसी एजेंसी, इकाई या व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या आर्थिक या राजनीतिक रूप से लाभ पाने के उद्देश्य से प्रकाशित किए जाते हैं। फेक न्यूज़ का उपयोग अक्सर सनसनीखेज, गलत या स्पष्ट रूप से मनगढ़ंत सुर्खियों को उपयोग पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। अब ये चीज़ें तो थी फेक न्यूज़ के संबंध में। अब पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं क्या है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत 28 अगस्त 1970 को भारत सरकार द्वारा की गई। किसके तहत की गई, गृह मंत्रालय के तहत। कब की गई, 28 अगस्त 1970 को। फिर 2008 में भारत सरकार ने देश में पुलिस बलों की कार्यप्रणाली को सुधार लाने के उद्देश्य से BPRD अर्थात पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तहत राष्ट्रीय पुलिस मिशन
का सृजन किया, नेशनल पुलिस मिशन का सृजन किया है। प्रमुख दिशा निर्देश क्या दिए गए, इससे संबंध में फेक न्यूज़ के संबंध में ये भी देख लेते हैं। जांच अधिकारियों को ऐसी वेबसाइट और लिंक के सतर्क रहना चाहिए जिनमें वर्तनी की गलतियां हो, तो यानी शब्द की गलतियां हो, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई लिंक वास्तविक सामग्री से मेल न खाती हो। वायरल फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। किसी भी समाचार की सत्ता हेतु लेखक की पहचान की जानी चाहिए। तो इस पर देखते हैं क्या दिशा निर्देश दिए गए, ये सब चीज़ें हैं। उसे आज के प्रारंभिक प्रश्न भी पूछे गए हैं जो आप देख सकते हैं। जो पेड ग्रुप के मेंबर है वो 9:30 बजे आज 8:30 बजे 8:30 से प्रत्येक दे देते हैं, एग्ज़ाम टेस्ट देते हैं। जो भी हो इससे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा में महत्वपूर्ण बातें देखे हैं। सबसे पहले चर्चा की गई क्या, वो उसे देख लेते हैं। तो डाटा सर्विलांस के संबंध में आज चर्चा की गई, कौन समिति था इसके संबंध में, फिर क्या इस मुद्दे पर आरोग्य सेतु का मुद्दा क्या था, और भी जो भी मुद्दे हैं इससे संबंधित क्या है ये भी देख लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय सामाजिक रजिस्ट्री क्या है इसकी चर्चा की गई। तो आज के टॉपिक जो ये डाटा संरक्षण में है, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे अतिरिक्त प्रश्न नहीं बनते हैं, तो उसे शामिल करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश का जो जल विद्युत परियोजना है एटालिन, इस पर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी चीज़ें व्यापक रूप से देखा गया। फिर जो भी देखिएगा है, आप लोग याद है, जो भी DI टैग आता है, तो DI टैग जिस भी चीज़ को मिलता है, जिस भी वस्तु विशेष को मिलता है, तो इस पर GI टैग पर बहुत बार पिछले 1 से 2 मंथ में बहुत बार GI टैग के संबंध में प्रश्न बने हैं। GI टैग को विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, इसलिए यहाँ GI टैग के बारे में चर्चा नहीं की गई। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और जो भी मेंबर हमारे, जो भी सुनने वाले, जो भी रेगुलर स्टूडेंट है, वो इस चीज़ को बखूबी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर बस GI टैग के संबंध में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जब भी DI टैग की चर्चा की जाए कहीं भी, तो उसके जिस वस्तु विशेष को मिला है उस पर आप विस्तृत अध्ययन सामग्री करें। किस राज्य को मिला है इस पर भी विस्तृत चर्चा करें, और किन राज्यों के बीच विवाद हुआ हो। मान लीजिए एक वस्तु पर 2 राज्यों ने विवाद किया, जैसे कड़कनाथ मुर्गा पर होता है। कड़कनाथ मुर्गा जो ब्लैक जो मुर्गा होता है, उस पर 2 राज्यों के बीच विवाद हुआ था, तो उस पर भी आप देखिएगा, जैसे GI टैग के संबंध में। साथ ही साथ रसगुल्ला के संबंध में, तो जो विवाद होते हैं 2 राज्यों के बीच, वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आप खुद कीजिएगा। फिर फेक न्यूज़ के रोकने के दिशा निर्देश के संबंध में सभी चीज़ों पर चर्चा की। पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो क्या दिशा निर्देश दिए। तो आज के DNA में इतना ही। चलिए, पेड ग्रुप के साथ मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। और जो भी है आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, और जो भी आपको संबंधित समस्याएं हैं, दिए गए नंबर पर आप बात करके अपने सभी जो भी आपको क्यूरी मन में जो भी डाउट्स है उसको दूर कर सकते हैं। चलिए, मैं अमर को आज विदा लेता, मस्त रहिए, धन्यवाद।